इसके पहले वाले वीडियो में हमने पेशवा के मराठा साम्राज्य में पेशवा के बारे में पढ़ चुके हैं। इसी पेशवा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। मराठों और अंग्रेजों के बीच जो युद्ध हुआ है उसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। मराठों और अंग्रेजों के बीच 3 ठो युद्ध हुआ है, उन तीनों युद्धों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। यह मराठों और अंग्रेजों के बारे में यह 3 ठो युद्ध का कारण क्या था कि यह जो एक था माधव राव, वो क्या किया था कि अंग्रेजों से संधि किया था। तो कहा था कि अंग्रेजों से कि मुझे आप पेशवा बना दीजिए, तो जिसके पेशवा बना दीजिए। और इसने क्या किया था, अंग्रेजों को सालसेट और वसीम दिया था। लेकिन क्या करें, शुरुआत में आगे तो अंग्रेज इनकी उसके शर्तों को तो मानने के लिए तैयार थे, लेकिन क्या हुआ आगे चलकर वही अंग्रेज इसके शर्तों से मना कर दिए, जिसकी वजह से यह क्या है मराठों और अंग्रेजों के बीच युद्ध का रूप ले लेगा आगे चलकर। तो वही युद्ध हुआ। तो मराठों और अंग्रेजों के बीच पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1778 से लेकर 1782 ईस्वी तक, लमसम 4 वर्षों तक यह चला था युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। इसमें क्या हुआ था कि अंततः जाते जाते क्या हुआ था कि मराठों और अंग्रेजों के बीच एक संधि हुआ था। इस संधि कराए थे जिनका नाम था महादजी सिंधिया। इन्हीं की अध्यक्षता में एक संधि होगा अंग्रेजों और मराठों के बीच। और क्या कहेगा कि इस संधि का नाम रखा गया, जिसका नाम रखा जाएगा सालाबाई की संधि। क्वेश्चन पूछा कि सालाबाई की संधि कब हुआ था, तो 1782 में हुआ था। किस प्रथम आंग्ल मराठा को दौरान ही कौन हुआ था, तो प्रथम आंग्ल मराठा के दौरान कब सालाबाई की संधि हुआ था। इस संधि के तहत क्या हुआ था, यह प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। तो उसके बाद इस संधि प्रथम सालाबाई के संधि के तहत क्या करेंगे कि अंग्रेज 12 भाई परिषद की मान्यता देंगे, जो 12 मंत्रियों का समूह था। उसके बाद से क्या करेंगे कि यह क्या करेंगे, पेशवा के पद को मान्यता देंगे। तो इसी प्रथम सालाबाई की संधि के तहत क्या करेंगे, अंग्रेज 12 भाई परिषद और पेशवा के पद को मान्यता देंगे। उसके बाद से क्या करेंगे, उसी समय माधवराव द्वितीय पेशवा बने थे। और उसके बाद से इनका मृत्यु के बाद क्या हो जाएगा कि अगला पेशवा बनेगा जिनका नाम रहेगा बाजीराव द्वितीय। तो आइए देखते हैं। तो बाजीराव द्वितीय के क्या, बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में होगा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। अब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में क्या होगा कि बाजीराव द्वितीय उतना योग्य नहीं था। ये क्या करेगा कि बाजीराव द्वितीय को क्या करेंगे, अंग्रेज पराजित कर देंगे। और क्या करेंगे, जिसके तहत द्वितीय आंग्ल मराठा के तहत क्या करेंगे, अंग्रेजों की अधीनता मराठा को स्वीकार कर लेंगे। लेकिन यही मराठों का 5 ठो साम्राज्य था, तो उसमें से 5 ठो क्षेत्र था, उसमें से 2 ठो क्षेत्र जिसका नाम था, एक क्षेत्र होलकर था, दूसरा से सिंधिया था। यह दोनों क्षेत्र क्या करेंगे कि अंग्रेजों की अधीनता मानने से अस्वीकार कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा तृतीय आंग्ल मराठा का जन्म देंगे। तो यह भी कोई इन दोनों के नाम अंग्रेजों के अधीनता ना मानने की वजह से क्या करें, तृतीय आंग्ल मराठा का जन्म होगा। और तृतीय आंग्ल मराठा, आंग्ल मतलब होता है अंग्रेज, तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध क्या होगा कि यह होगा पुणे के संधि के तहत इस तृतीय आंग्ल मराठा को समाप्त किया जाएगा। और उसके बाद से क्या करेंगे कि इसमें अंग्रेज क्या करेंगे कि बाजीराव द्वितीय को पेंशन भोगी बना देंगे, कहेंगे कि आज के बाद से तुम पेशवा नहीं रहोगे। अब वो क्या करेंगे, उनको सालाना उनको कह देंगे तुम इतना रुपया पेंशन ले लो। और उसके बाद से क्या करेंगे, शुरुआत में तो अंग्रेज पेंशन देंगे, लेकिन अंततः जो इनके बाद जो शासक आएगा बाजीराव द्वितीय के बाद जो इनका उत्तराधिकारी होगा उसको उतना पेंशन नहीं देंगे जितना इनको दे रहे थे। अब ये क्या हुआ था कि बाजीराव द्वितीय को अंग्रेज पेंशन भोगी बना देंगे और इनको क्या करेंगे कि महाराष्ट्र उठाकर कानपुर भेज देंगे, कहेंगे कि आप जाइए कानपुर रहिए। अब वो क्या करेंगे कि जाएंगे बाजीराव द्वितीय कानपुर, तो ये क्या करेंगे कि इनका कोई पुत्र नहीं था, तो ये क्या करेंगे कि एक दत्तक पुत्र गोद लेंगे जिसका नाम होगा नाना साहब। ये क्या करेगा कि बाजीराव द्वितीय को अंग्रेज क्या करेंगे, शुरुआत इनको तो पेंशन देंगे, लेकिन क्या आएगा एक अगला शासक अंग्रेज में के जिसका नाम होगा लाल डलहौजी। वो क्या कहेगा कि मैं जो पेशवा होगा उसी को ही पेंशन दूंगा, लेकिन गोद लिए हुए पुत्र को मैं पेंशन नहीं दूंगा। ये क्या करेगा कि नाना साहब को पेंशन देने से मना कर देगा। अब उसके बाद से क्या करें, जिसके वजह से नाना साहब क्या करेंगे, जब अंग्रेजों के बीच 1857 की क्रांति होगी, वही अपने ही लाभ के लिए क्या करेंगे, नाना साहब यह 1857 की क्रांति में भाग लेंगे। उसके बाद से क्या हुआ था कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के तहत कई ठो संधिया हुआ था। उसमें क्या हुआ था कि संधि हुआ था। उस संधि के तहत जैसे पूना ने किया था पूना की संधि, नागपुर ने किया था नागपुर की संधि, इंदौर ने किया था मंदसौर की संधि, ग्वालियर ने किया था ग्वालियर की संधि। यह सब क्षेत्र किसके तृतीय आंग्ल मराठा के युद्ध के तहत इन्होंने संधि किया था। उसके बाद से क्या होगा कि मराठा साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा
और 1818 आता है तो क्या करोगे कि मराठों पर किसका अधिकार हो जाएगा, अंग्रेजों का अधिकार हो जाएगा। उसके बाद से आज हम अब देखते हैं हम मराठों की सैन्य व्यवस्था। तो मराठों की सैन्य व्यवस्था दो प्रकार की थी इनकी सेना, एक तो बारगीर थी और दूसरा था सिलहदार। तो बारगीर में क्या होता था कि इसमें अस्थाई जो घुड़सवार होते थे वो रहते थे, वो केवल क्या रहते थे, वो हमें हर हमेशा रहते थे अस्थायी रूप से अपने राज्य में। जबकि यह सिलहदार जो था यह भी सेना का अस्थायी व्यवस्था था। ये क्या होता था कि इनको जब युद्ध लड़ा जाता था तब बुलाया जाता था इनको सिलहदार सैनिकों को। उसके बाद से क्या हुआ था कि इन्हीं मराठों के छोटे छोटे टुकड़े हुए थे जिनमें से पिंडारियों का जन्म हुआ था। वो छोटे छोटे पिंडारी बार बार क्या करते थे, अंग्रेजों पर आक्रमण किया करते थे और अंग्रेज इन पिंडारियों का अंत वारेन हेस्टिंग आगे वही कर देगा। उसके बाद से क्या होता कि मराठा साम्राज्य के पास टोटल 250 किले थे, जिसमें तहत क्या हुआ था कि 23 किले क्या होता पुरंदर के संधि के तहत शिवाजी को किसको देना पड़ा था, मुगलों को देना पड़ा था। उसके बाद से हम देखते हैं कि इनके मराठा साम्राज्य में कौन सा टैक्स लगता था। तो मराठा साम्राज्य में दो प्रकार का टैक्स लगता था, एक लगता था चौथ, एक दूसरा लगता था सरदेश मुखी। यह दो प्रकार का टैक्स लगता था मराठा समाज में। तो एक होता था चौथ। तो अब देखा जाए कि चौथ नामक टैक्स किससे लिया जाता। तो महाराज शिवाजी क्या करते थे कि जो इनके पड़ोसी राज्य थे ना उनसे लेते थे कौन सी चौथ नाम का कर। उसके बाद से क्या होता था सरदेश मुखी टैक्स किससे लेते थे, तो सरदेश मुखी टैक्स लेते थे शिवाजी अपने ही देश के जनता से। वो क्या लेते थे, सरदेश मुखी नाम का टैक्स लेते थे। इसके तहत यह होता था कि जो व्यक्ति सरदेश मुखी टैक्स को देगा वह शिवाजी को क्या छत्रपति की अधीनता को स्वीकार करेगा। उसके बाद से देखते हैं कि मराठा साम्राज्य की भाषा, तो मराठा साम्राज्य की भाषा थी मराठी। और उसके बाद से शिवाजी ने क्या किया था कि अष्टप्रधान की नियुक्ति किया था। उस अष्टप्रधान में क्या होता है, 8 मंत्रियों का समूह था। वो क्या करते पूरे साम्राज्य को देखा करते थे। उसमें सबसे प्रमुख एक पद था अष्टप्रधान में पेशवा का पद। तो पेशवा का पद तो यह था कि यह छत्रपति के बाद का सबसे महत्वपूर्ण पद क्या था, पेशवा होता था। यही पेशवा क्या करता था, युद्ध का सारी देख रेख कौन करता, पेशवा करता था। और यही पेशवा क्या करेगा, समगोली के संधि के तहत छत्रपति के पद को समाप्त कर देगा। और क्या करेगा, पेशवा ही क्या करेगा, कहेगा कि अब पेशवा ही क्या होगा, मराठा का साम्राज्य का राजा होगा। उसके बाद से क्या हुआ था, इस अष्टप्रधान में दूसरे स्थान पे थे अमर्त्य या मजमूदार कहिए। ये वित्त मंत्री होते थे। इनका काम क्या होता था कि अब राजस्व का देख रेख करना था, अमर्त्य या मजमूदार का। उसके बाद से एक आता था पद जिसका नाम था सरी ए नौबत। तो सरी ए नौबत होता था, यह सेनापति का पद होता था। यह सेनापति के पद को क्या कहा गया, सरी ए नौबत। उसके बाद से एक आता था सुमंत। सुमंत का काम होता था कि यह विदेश मंत्री होता था, यह विदेशी मामलों को देखा करता था। कौन, सुमंत नाम का अधिकारी। और उसके बाद से होता था वकायनीस। यह क्या करता था, सूचना और गुप्तचर को देख रेख करता था। कौन, वकायनीस। उसके बाद से होता था पंडित राव। तो पंडित राव का क्या काम था, यह धार्मिक मामलों को देख रेख करता था। कौन, पंडित राव। उसके बाद से था पिटनिस। तो पिटनिस यह था कि यह पत्राचार व्यवस्था को देखता था। और उसके बाद से क्या था कि न्यायाधीश था, यह न्याय व्यवस्था को देखा करता था। अब मराठा साम्राज्य 3 पार्ट में हमने खत्म कर दी। यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा मराठा साम्राज्य से।